Hello kids, this is me Shiv Sir and you are watching Shiv Hari Education. Kids, in this class we will study science for CBSE Board class 5th. Kids, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको चैप्टर नंबर 10 की आवश्यकता है, जिसका नाम है मोर अबाउट वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। तो आज मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को अधिक फायदा हो इसके लिए आप लोग कॉपी पेन अपने साथ में रखिए जब इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हो, जब इस लेक्चर को देख रहे हो। अगर स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। और अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनका अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टडी करते हैं। चैप्टर में हम लोगों को क्या नॉलेज मिलने वाला है स्टडी करने के बाद, ये देख लेते हैं। सबसे पहले नो मोर अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग जान पाएंगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ लीवर इन आवर डेली लाइफ। लीवर का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है ये समझ पाएंगे। और नो दैट कॉम्प्लेक्स मशीन्स मेड फ्रॉम सिंपल थिंग्स। कैसे यहाँ पर जो मशीन्स होती हैं वो हमारे कार्य को सिंपल बनाती हैं, इसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो लीवर है, लीवर का मतलब ये ना समझिएगा कि हमारे बॉडी का ऑर्गन है ना, ये मशीन से संबंधित है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चैप्टर में इंटर करते हैं। चैप्टर में इंटर करने पर हमें मिलता है पहला टॉपिक वर्क। इससे हम समझेंगे कि वर्क क्या होता है और वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है ना। जैसा कि इसमें कहा गया है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट moves it through some distance। मीन्स वर्क हम उसको कहते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक जो है मूव होती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कह देते हैं कि ये यहाँ पर वर्क हो रहा है ना। However, if force applied is unable to move the object, then no work is said to be done। और वहीं पर अगर ये कहा जाए कि जब कोई फोर्स ही अप्लाइड ना हो, कोई फोर्स यहाँ पर अप्लाइड ना हो और फोर्स अप्लाइड करने के लिए अनेबल हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है ना। लेकिन और अच्छी तरह से अगर हमको वर्क को डिफाइन करना है तो इसी से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस तरह से, when the force applied on an object, then the object move or travel some distance and this phenomena is known as work। means ये कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वहां पर कि वो ऑब्जेक्ट कुछ न कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और यहाँ पर ये जो फिनोमेना हो रहा है, जो घटना हो रही है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, वर्क कहते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना क्या ना हो, अप्लाइड ना कर सकें या फिर फोर्स लगाना अनेबल हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वहां पर कहा जाता है कि यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, इसमें वर्क का एग्जाम्पल देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या फिर पुश करना, वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है वर्क का। और वहीं पर यहाँ पर जो फिगर गिवन है, पहला फिगर यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर ये देखो म्यूजिक सुन रही है, तो क्या म्यूजिक सुनना वर्क है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या है, ये वर्क नहीं है। यहाँ पर एक लड़का है जो किससे खेल रहा है, अपने डॉग के साथ खेल रहा है,
तो क्या यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तो डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है तो फोर्स लगाने के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी फोर्स नहीं होगा। और यहाँ पर एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा है जिम में, क्या ये यहाँ पर इसको वर्क हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स तो यहाँ पर लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या होगा, ये भी वर्क नहीं होगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक लड़की है जो कि मेडिटेशन कर रही है, तो क्या मेडिटेशन करना वर्क होगा? नहीं, ये वर्क नहीं होगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या है? अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज एनर्जी, तो आप लोगों को इसका आंसर इसमें मिल जाएगा। कैसे? इस तरह से, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। यहां पर कहा जा रहा है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। एनर्जी से ही हम लोग अपने वर्क को करते हैं, है ना। और एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि एनर्जी इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। एनर्जी हमारे नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। तो मैं आप लोगों को इसको डिफाइन करने के लिए बता देता हूं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एनर्जी, तो क्या बताएंगे? एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, है ना। इस तरह से एक लाइन में आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि एनर्जी जो है तो डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है हमारे नेचर में। कौन से फॉर्म में पाई जाती है? एनर्जी हीट के फॉर्म में पाई जाती है। और किस फॉर्म में पाई जाती है? लाइट के फॉर्म में भी पाई जाती है। और किस फॉर्म में? साउंड के फॉर्म में भी पाई जाती है। और किस फॉर्म में पाई जाती है? साउंड के अलावा काइनेटिक फॉर्म में भी पाई जाती है। काइनेटिक फॉर्म में भी पाई जाती है। और इसके अलावा और किस फॉर्म में पाई जाती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पाई जाती है। और किस फॉर्म में पाई जाती है? और एनर्जी केमिकल के फॉर्म में भी पाई जाती है। किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में भी पाई जाती है ना। केमिकल फॉर्म में भी पाई जाती है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि एनर्जी हमारे नेचर में किन किन फॉर्म में पाई जाती है, तो हम लोग यहाँ बता सकते हैं एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में, काइनेटिक के फॉर्म में और केमिकल के फॉर्म में पाई जाती है ना। तो बारी बारी से हम लोग इन सभी को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हीट एनर्जी क्या होती है ना। हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट flows from a hot object to a cold object। हीट एनर्जी होती है एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो कहां से कहां फ्लो होती है? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। मान लो कि घर में खाना बनता रहता है, जो टंग होता है जिससे रोटी वगैरह सेकी जाती है, अभी वो ठंडा है। जब हम लोग उसको गैस पर हीट करेंगे तो क्या होगा? उसमें से हीट फ्लो होगा उसमें, किसमें? टंग में। और हीट होते होते एक समय आएगा कि पूरा टंग ही गर्म हो जाएगा, है ना। मीन्स यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हीट एनर्जी होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है ना। और हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, रबिंग और मिक्सिंग थिंग्स। जो हीट एनर्जी होती है कैसे प्रोड्यूस होती है? किसी चीज को जलाने से, या फिर रबिंग करने से, या मिक्सिंग करने से। किसी भी चीज को हम लोग अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। यहाँ पर इसके एग्जांपल्स को, माचिस, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कुछ चीजें उसमें लगी रहती हैं, कुछ केमिकल चीजें लगी रहती हैं, उसकी तीली होती है। उसको जब हम लोग रब करते हैं तो क्या होता है? आग पकड़ लेती है ना, और वहां पर हीट प्रोड्यूस हो जाता है। प्लस उसके साथ साथ वहां पर लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। या फिर किसी चीज को मिलाने पर भी जो है तो हीट प्रोड्यूस होता है। हमारे आसपास से बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर मिलाया जाए तो
क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बुझा हुआ चूना, अभी यहाँ पर बुझा हुआ चूना ले लिया जाए, उसको पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, पानी एकदम गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम मिक्सिंग थिंग्स से समझ सकते हैं कि यहाँ से भी हीट प्रोड्यूस होता है ना। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि हीट एनर्जी क्या होती है, किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट में वो फ्लो करती है और कैसे वो प्रोड्यूस होती है, बाय रबिंग, बर्निंग, मिक्सिंग थिंग्स, इन सब के द्वारा वो प्रोड्यूस होती है। और फायर प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी, वहीं पर जो आग है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। अभी यहाँ पर आग के पास बैठ जाइए तो आप लोगों को गर्मी महसूस होगी, मीन्स यहाँ पर जो फायर है वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इन विंटर वी लाइक टू सिट in front of a fireplace or heater to warm our body, and the sun also produces heat to give light. और अब हम लोग देख लेते हैं लाइट एनर्जी के बारे में कि ये लाइट एनर्जी होती क्या है और हमारी सहायता कैसे करती है, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है ये समझ लेते हैं। सो लाइट एनर्जी helps us to see things around us। जो लाइट एनर्जी होती है हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं उनको देखने में हमारी सहायता करती है। During the day light helps us to see things clearly। दिन के समय की बात करें तो सन जो है उसकी लाइट हमारी सहायता करती है सभी चीजों को देखने के लिए। However, at night we use electric bulbs and other gadgets। और रात के समय पर तो नहीं होता, तो हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, रात के समय पर इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज करते हैं और दूसरे गैजेट्स हो गए उन सबको यूज करते हैं, स्टार्स वगैरह हो गए इन सबको। और अगर हम लोग ओल्डन टाइम की बात करें, इन ओल्डन डेज कैंडल लाइट्स वाज यूज्ड। पुराने समय में हम लोग क्या यूज करते थे, कैंडल लाइट्स का प्रयोग करते थे। तो लाइट एनर्जी जो होती है हमारी कैसे सहायता करती है, किसी भी चीज को देखने में सहायता करती है ना। दिन के समय में क्या, रात के समय में किसका यूज करते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए, ये मैं बता चुका हूँ, समझ चुके हैं आप लोग। और आगे देख लेते हैं साउंड एनर्जी के बारे में। साउंड एनर्जी क्या होती है? साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। साउंड एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है और उसको वाइब्रेट किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा करके, तो उस कंडीशन में साउंड एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है ना। और जो वाइब्रेशन होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार और सितार आर पुल्ड। गिटार हो गया या फिर सितार हो गया, जब उसमें जो स्ट्रिंग्स लगे रहते हैं, जो तार लगे रहते हैं, जब उनको क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है उस पर, तब जाकर के वो वाइब्रेशन उत्पन्न करता है ना, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो वो भी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, साउंड एनर्जी को, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशंस आर द तबला, वायलिन, सरोद, फ्लूट एंड मेनी मोर। इसी तरह से तबला हो गया, वायलिन हो गया, सरोद हो गया और फ्लूट, इसके अलावा बहुत सारे और गैजेट्स हैं जो कि क्या उत्पन्न करते हैं, साउंड उत्पन्न करते हैं वाइब्रेशन के द्वारा, है। और हम लोग बात करें स्ट्रिंग फायर, क्रैकर्स एंड फ्लाइंग एरोप्लेन्स आल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। इसी तरह से हम लोग बात करें पटाखा का दगना, जो क्रैकर्स वगैरह पटाखा लगाते हैं उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। वहीं पर एरोप्लेन जब फ्लाई करती है तो भी एनर्जी यहाँ पर ये वाली प्रोड्यूस होती है। कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी। इसी तरह से ट्रेन के पास जिसका घर होगा उसको पता चलता होगा कि ट्रेन जो है तो कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है। और हम लोग अगर बात करें टिंकलिंग बेल्स, किसकी बात करें? टिंकलिंग बेल्स और सॉफ्ट म्यूजिक
टिंकलिंग बेल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इससे रिंगटोन भी बनाई जाती है मोबाइल की। या फिर सॉफ्ट म्यूजिक इज प्लीजेंट साउंड, जो बेल की जो टिंकलिंग साउंड होती है और सॉफ्ट म्यूजिक की जो साउंड होती है उन सबको क्या बोलते हैं? प्लीजेंट साउंड, क्योंकि हमें वो खुशी प्रदान होती है उनको सुनने से, है ना, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? प्लीजेंट साउंड बोलते हैं। वेयर एज bursting bombs and playing loud music is called noise। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी इलेक्ट्रिक के फॉर्म में भी होती है। किस फॉर्म में और होती है? इलेक्ट्रिक के फॉर्म में होती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी वायर में, किसी चीज में, तब वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है? कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? तब वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड इन होम टू लाइट अ बल्ब एंड रन अदर अप्लायंसेस सच एज टीवी, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, गीजर, रेफ्रिजरेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका हमारे लाइफ में क्या यूज है? इसका यूज किसमें किया जाता है? घर पर बल्ब जलाने में, और दूसरे अप्लायंसेस जैसे कि हो गया टीवी, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, गीजर और रेफ्रिजरेटर हो गया, कंप्यूटर, इन सबको चलाने में इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही प्रयोग किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। क्या? काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कोई चीज मोशन में हो, रेस्ट में ना हो, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by moving objects or body in motion। मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है या फिर मोशन में होती है, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहां पर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई मूविंग बॉडी जो होती है, मोशन में होती है, तो वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं अ मूविंग कार, बाइसाइकिल, फॉलिंग वाटर। रोड पर चलती हुई जो कार है वो इसका एक एग्जांपल है। उसके चलने से वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। साइकिल चलाने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मोशन से ही हो रही है, वो ही काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहाँ पर झरना वगैरह, फाउंटेन देखते हैं, गिरता हुआ पानी, फॉलिंग वाटर, वो भी किसका एग्जांपल है? काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। अब हम लोग अगला टॉपिक समझ लेते हैं। अगला टॉपिक है क्या? अगला टॉपिक है जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। यहां पर ये बताया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its position or configuration। मीन्स ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा पोसेस्ड होती है, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये एनर्जी का वो फॉर्म है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है, तो उस टाइम पर जो एनर्जी स्टोर होती है वही क्या होती है? वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर देखें तो अ स्ट्रेच्ड बो, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग ऑफ अ बॉल एट रेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम लोग मान लो तीर धनुष हमारे पास है, तो उसको छोड़ने से पहले धनुष में से जब उसको खींचा जाता है पीछे, तो उसकी जो पोजीशन होती है उस पोजीशन में उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उसी स्टोर्ड एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर वही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आगे जब उसमें छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होती है। और इसी तरह से अगर हम लोग बॉक्सिंग में देखें, जो बॉक्सिंग में बॉक्सर्स होते हैं
तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब उन्हें मारना होता है या फिर अपने सामने वाले को मारना होता है तो पहले हाथ पीछे करते हैं। हाथ पीछे करने से क्या होता है, एक पोजीशन आ जाती है, एक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है और उसी पोजीशन के कारण जो है उनके हाथ में एनर्जी आती है और उसी एनर्जी से वो लोग सामने वाले के ऊपर प्रहार करते हैं। तो वो जो एनर्जी होती है उस पोजीशन से उनके हाथ में जो स्टोर हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो इस तरह से आप लोग पोटेंशियल एनर्जी समझ गए होंगे और हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर। किसी पदार्थ में या किसी मैटर में जब केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, जो एनर्जी स्टोर होती है, या मान लो कोई एटम हो गया, कोई मैटर हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो गया, तो उसमें भी एनर्जी होती है। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, इसी तरह से जो एनर्जी स्टोर होती है फूड में, फ्यूल एंड बैटरी आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी। भोजन में जो एनर्जी स्टोर होती है या फिर कोई ईंधन हो गया जैसे फ्यूल हो गया, बैटरी हो गई, इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। और नेक्स्ट, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी टुगेदर आर फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड मैकेनिकल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें वो क्या होती है, तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीर धनुष वाला एग्जांपल था, तो इसमें जब तीर छोड़ती है तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है और जब उसको पीछे खींचा जा रहा है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो क्या हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो दोनों को एक साथ मिलाने पर कोई ना कोई कार्य होता है। मीन्स जब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ मिला दिया जाए तो कोई ना कोई कार्य होता है और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, उसके डिफरेंट क्या फॉर्म्स होते हैं और हमारे डेली लाइफ में उन सब का क्या यूज है, ये समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसको समझ लेते हैं क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब वो क्या होता है, स्टोर होता है ना, स्टोर करना। तो इससे ही हमें पता चल जा रहा है कि एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन और आगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। मीन्स एनर्जी को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब हम समझेंगे कि कैसे इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे घर में ही इसका एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे कि स्विच फैन हो गया, है ना, फैन हो गया। व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक फैन, जब हम लोग फैन को स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन को, तब क्या होता है, तब उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो फैन के ब्लेड्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं। सिमिलरली केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार। इसी तरह से जो पेट्रोल होते हैं कार में उसको डाला जाता है तो वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाते हैं, तभी कार मूव करती है। अगर जो पेट्रोल होते हैं वो अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ना आए, चेंज ना हो, तब जो कार होगी वो मूव नहीं कर सकेगी, है ना। और हम लोग अब आगे देखते हैं इसी क्रम में।
Most of the energy we use is produced by burning fossil fuels like coal and diesel. और बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म ऐसे होते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब के जलने से प्रोड्यूस होती है ना। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं? जो कोल हो गया, डीजल हो गया, जो बहुत समय पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जीव थे, जैसे कि डायनासोरस थे और बहुत बड़े बड़े जीव थे, ब्लू व्हेल हो गई, और जो पेड़ पौधे थे वो पहाड़ों के नीचे दब गए, और दबने से क्या हो गया, नीचे वो एक फ्यूल के रूप में बन गए। जो पेड़ पौधे थे वो कोल के रूप में बन गए, और जो अदर जीव थे जैसे कि ब्लू व्हेल हो गई, डायनासोरस हो गए, और बहुत सारे बड़े बड़े जीव तो बहुत सारे हैं, दब गए, तो वो लिक्विड फॉर्म में वहां पर हो गए। जो वही लिक्विड होता है वो क्या होता है, वो डीजल होता है। पेट्रोल उससे प्राप्त किया जाता है, उससे केरोसिन प्राप्त किया जाता है, बहुत सारी चीजें उससे प्राप्त की जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। जैसा कि इसमें ये देखो बताया गया है, फॉसिल फ्यूल्स आर बिकमिंग स्केयर ऑन अर्थ में जो पहले उथल पुथल हुई थी उसके कारण जो भी जीव दब गए थे नीचे, उन्हीं से जो फॉसिल फ्यूल है वो बना। आप लोग समझ गए होंगे फॉसिल फ्यूल क्या होता है। मोरओवर बर्निंग फ्यूल्स इंक्रीजेस एयर पोल्यूशन। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि ज्यादा अगर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे जो फॉसिल फ्यूल है, तो ये एयर में पोल्यूशन भी प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट का मानना है, साइंटिस्ट आर नाउ इंक्रीजिंग द यूज ऑफ वाटर एंड विंड एंड सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए साइंटिस्ट ज्यादा इस बात पर जोर दे रहे हैं, जो वाटर है, विंड है, सोलर एनर्जी है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए और उसको यूज किया जाए। इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज एनर्जी वी रियली need and think of ways to use even less। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो एनर्जी है और रियली जिसको हम लोग कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, वाटर से, सोलर एनर्जी से, तो वो हमें यूज करना चाहिए, उसका यूज ज्यादा करना चाहिए, और जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं उनका कम यूज करना चाहिए।